हेलो दोस्तों, आई एम अवेराज एंड वेलकम टू ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि क्रॉप क्या होता है, क्रॉप को हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसका प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कि पहले ये होता है स्टेप, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक ही बार में यहाँ से यहाँ पे आ गए और फाइनली हम लोग का क्रॉप उपज गया, मतलब उग गया। तो ऐसा नहीं होता, हम लोग को स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करना होता है। तो हम लोग वो स्टेप जानेंगे कि हम लोग को कौन कौन सा स्टेप जानना है। उसके बाद क्रॉप हम लोग प्रोड्यूस कर लिए, ठीक। तो हम लोग उसके बाद क्रॉप को मैनेज कैसे करें, क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे होगा। अब ये भी तो बात है कि क्रॉप को हम प्रोड्यूस कर लिए, अगर वो जो है 8-10 दिन तक रह गया ऐसा ही, तो वो तो क्रॉप ख़राब हो जाएगा, या महीना दिन तक रह गया तो वो तो क्रॉप ख़राब हो जाएगा। तो हम क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे करें कि पहले जो क्रॉप ज़मीन में है हम उसको निकालेंगे, फिर हम लोग उसको स्टोर करेंगे, और कैसे स्टोर करेंगे, क्या क्या स्टेप है स्टोर करने के लिए। तो ये सब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो जब मैंने ये चैप्टर सबसे पहली बार खोला, एनसीईआरटी बुक उठाई, तो मैंने देखा कि सबसे पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तब मैंने सोचा कि ये चैप्टर कोई बुक अपने पहले चैप्टर में क्यों देगा। ये भी तो बात है, कोई भी बुक अपने पहले चैप्टर में ये चैप्टर क्यों देगा। तो मैंने कुछ इंटरनेट सर्चेस की और कुछ रिज़ल्ट मुझे मिला। तो चलिए देखते हैं मुझे क्या रिज़ल्ट मिला, और आप लोग भी जानेंगे कि ये चैप्टर हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर यहाँ से। तो आ जाते हैं क्वेश्चन, वाई प्रोडक्शन, मतलब वाई दिस चैप्टर, हम लोग ये चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग को इसलिए पढ़ना है क्योंकि फूड हमारा बेसिक नीड है, ठीक। बेसिक नीड क्या क्या है, सबसे पहला बेसिक नीड है हमारा एयर, उसके बाद बेसिक नीड है हमारा वाटर, उसके बाद बेसिक नीड है हमारा फूड। तो फूड थर्ड बेसिक नीड है हमारा, ठीक। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 54.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रैक्टिस और सेक्टर। तो अप्रॉक्सीमेटली 54.6%, मतलब 50% से ज़्यादा। मतलब आप 10 आदमी को खड़ा कीजिए तो उसमें 5 आदमी जो होंगे वो फार्मर होंगे, नहीं तो कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर में काम कर रहे होंगे, ठीक। तो इंडिया में 10 में से 5 आदमी अगर फार्मर है, तो ये इन सब के बारे में तो हम लोग को जानना चाहिए कि फार्मर का क्या, कि ये फार्मर की लाइफ कैसे है, फार्मर को क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ती है, फार्मर को क्या क्या स्टेप उठाने पड़ते हैं कि कैसे क्रॉप को ग्रो करे। तो ये सब तो हम लोग को जानना होगा। तो ठीक, इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं अब। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर एक साइंस या आर्ट है जो कि प्लांट को कल्टीवेट करने में मदद करता है। मतलब हम प्लांट को कल्टीवेट करते हैं तो वो हम लोग उसको एग्रीकल्चर कहेंगे। प्लांट को कल्टीवेट करेंगे तो उस आर्ट को हम लोग एग्रीकल्चर कहेंगे। तो हम लोग का पॉपुलेशन अब बढ़ रहा है, ठीक, बढ़ रहा है। तो हम लोग बस प्लांट का खाना से ही हम लोग का पेट अब नहीं भर रहा है, क्योंकि हम लोग का एग्रीकल्चर मतलब बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ पॉपुलेशन उसके दुगनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमारे पास इतना खाना है और पॉपुलेशन इतना है, तो हम लोग को इस पे काम करना होगा। हम लोग को सबको तो खाना खाना है, तो हम लोग और क्या खाए। तो उसके बाद हम लोग जानवर सबको खाने लगे। तो एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक भी आ जाता है, मतलब जानवर सबका रियरिंग भी आ जाता है, ठीक। तो उसके बाद है द नंबर ऑफ फार्मर है डिक्रीज्ड अबाउट 8.6 मिलियन, मतलब 8.6 मिलियन फार्मर डिक्रीज़ हो गया है। क्यों डिक्रीज़ हो गए वो हमें नहीं पता है, या तो उसमें से कुछ मर गए होंगे, या तो कहीं उन्हें और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, उनका कहीं जॉब लग गया होगा, या तो वो बहुत कर्ज में होंगे। तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है इसका, और हमें नहीं पता है इसका रीज़न क्या है, ठीक। और उसके बाद क्या है, इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड विथ हाईएस्ट नेट क्रॉप्ड एरिया फॉलोड बाय यूएसए एंड चाइना। तो इंडिया जो है फर्स्ट रैंक पे है, किसमें फर्स्ट रैंक पे है, नेट क्रॉप्ड एरिया में। मतलब इंडिया के पास नेट क्रॉप्ड एरिया दुनिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, ठीक। और उसके बाद है यूएसए,
सेकंड में है सेकंड में यूएस है और थर्ड में है चाइना। सेकंड में यूएस है और थर्ड में है चाइना, ठीक। और उसके बाद क्या है पॉइंट, इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड आर एक्सपोर्टेड इन मोर देन 120 कंट्री। तो इंडिया का जो फूड बनता है, इंडिया में जो फूड ये उगाया जाता है, तो उस वो जो फूड है वो हम लोग पैकेज करके 120 कंट्री, दूसरे 120 कंट्री में हम लोग वो फूड को भेजते हैं, उसका एक्सपोर्ट करते हैं। तो 120 कंट्री एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ 200 कंट्री है और उसमें से हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब 120 कंट्री को हम लोग देते हैं फूड, ठीक। तो आइए अब इसके बाद पढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि हम लोग को ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, क्योंकि फूड तो हम लोग के लिए ज़रूरी है, तो सबको पता है। तो इसीलिए चैप्टर पहली बात की ये फर्स्ट में है। दूसरी बात क्या है, इंडिया में जो है 50% से ज़्यादा लोग फार्मर है और या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं। तो उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम लोग को उनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कोई इंडिया में तो मोस्टली जो लोग हैं वो फार्मर है, वो फार्मर है या एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर में काम कर रहा है, तो हम लोग को उन सब के बारे में जानना है, ठीक। तो ये भी दूसरा रीज़न हो गया इस चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर के रूप में देखने के लिए। और दूसरा है, तीसरा है कि इंडिया के पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नेट क्रॉप्ड एरिया, मतलब सबसे ज़्यादा क्रॉप्ड एरिया है इंडिया के पास, ठीक। और उसके बाद क्या है चौथा पॉइंट, कि इंडिया जो है 120 कंट्री को फूड भेजता है, मतलब फूड एक्सपोर्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर हो गया और इतने कंट्री को एक्सपोर्ट करना कोई मामूली बात नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारा फूड की भी व्यवस्था करनी पड़ती है और इंडिया ने बहुत सारे कंट्री को जब ज़रूरत पड़ी है तो बहुतों का ये बहुत खाना एक्सपोर्ट भी किया है। तो इसलिए हम लोग को फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ना चाहिए फर्स्ट चैप्टर के रूप में, CBSE NCERT में दिया हुआ है। तो चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को और क्या पढ़ना है। तो चलिए अब चैप्टर का मेन टॉपिक से अब स्टार्ट। देखिए मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है टोटल। तो पहले हम लोग को क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में तो हम लोग जान लिए, और उसके बाद क्रॉप और उसके टाइप पढ़ना है, ठीक। पहला टॉपिक क्रॉप क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। उसके बाद क्रॉप का प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, जैसे क्रॉप को हम लोग प्रोड्यूस कर रहा है तो हम लोग हवा में तो अभी क्रॉप नहीं लगाते, हम लोग ज़मीन में लगाते हैं। तो ज़मीन को पहले प्रिपेयर करना होगा, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या उसमें कोई टूल्स यूज होते हैं, तो वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। फिर उसके बाद में बिना बीज के तो हम लोग प्लांट उगा नहीं सकते, तो हम लोग बीज डालेंगे, और बीज डालने के लिए भी कौन कौन से मशीन आते हैं, क्या क्या कंडीशन है बीज डालने के लिए, वो भी पढ़ेंगे। फिर मैन्यूर और फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग इरिगेशन के बारे में कि इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है, ये पढ़ेंगे। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पढ़ेंगे। वीड्स एक हार्मफुल प्लांट होते हैं जिससे हम लोग को अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग वीड्स से अपने प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करें। फिर आते हम लोग सब काम कर लिए, अब मेरा क्रॉप पूरा अच्छा तरह से उपज गया है, तो हम लोग उसको अब हार्वेस्ट करेंगे, ठीक। हार्वेस्ट करेंगे मतलब ज़मीन से उस क्रॉप को निकाल लेंगे या बेचेंगे या खुद खाएंगे। और उसके बाद आता है स्टोरेज। तो हम लोग स्टोर करना ना होगा, स्टोर करना तो ज़रूरी है, अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, रॉट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब स्टेप ज़रूरी है। तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर है सोइंग, फिर है मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, फिर है इरिगेशन, फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, फिर हार्वेस्टिंग, फिर स्टोरेज। तो चलिए अब सबसे पहला टॉपिक सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं क्रॉप एंड इट्स टाइप। तो क्रॉप एंड इट्स टाइप पे आते हैं पहला टॉपिक पे। तो प्लांट जो है, तो पर सबसे पहला बात तो क्रॉप क्या है। प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल और अ पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड क्रॉप। मतलब कोई लार्ज स्केल में प्लांट ग्रो किया जा रहा है या एक लैंड के पीस में प्लांट ग्रो किया जा रहा है, तो हम लोग उसको क्रॉप कहते हैं, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉप बहुत इजी है समझने के लिए। और उसके बाद आता है हम लोग क्रॉप को कैसे क्लासीफाई करें। तो क्रॉप हम लोग 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, पहले हम लोग क्रॉप क्यों उगा रहे हैं।
हम लोग किस पर्पस से क्रॉप उगा रहे हैं, हम लोग का पर्पस बेचना है कि हम लोग का पर्पस खुद के लिए क्रॉप उगाना है। तो वो पहला पहला में आ जाएगा प्रॉपर पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। फिर आता है सीज़न, कौन कौन से सीज़न में कौन कौन से क्रॉप उगते हैं वो भी तो हम लोग को जानना है। कि अगर हम कोई भी क्रॉप लगा दें, आम ये जैसे कोई भी क्रॉप लगा दें जो ठंडी के दिनों में उगता है और उसको उसे हम गर्मी के दिनों में लगा दें तो वो तो अच्छा से नहीं उगेगा। तो उसके लिए भी हम लोग को कुछ ये सीज़न होते हैं, तो उसके टाइप तो उसके आधार पे भी हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कि रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और एक जायद क्रॉप छूट गया है। ठीक, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और एक जायद क्रॉप है यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद है लाइफ साइकिल, कि वो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कितना दिन में कंप्लीट करता है, कितने महीने में कंप्लीट करता है, 1 साल में कंप्लीट करता है, 10 साल में कंप्लीट करता है, 100 साल में कंप्लीट करता है, ये सब जानेंगे हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले बात में आ जाते हैं पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। हमारा पर्पस खुद के लिए है, खाने के लिए है कि दूसरे बेचने के लिए है। तो उसमें 2 आते हैं, पहला आता है फूड क्रॉप और दूसरा आता है कैश क्रॉप। तो फूड क्रॉप क्या होता है, क्रॉप ग्रोन फॉर पर्सनल कंजम्पशन, मतलब अपने कंजप्शन के लिए हम लोग क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उस क्रॉप को हम लोग फूड क्रॉप कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए वीट, राइस, पल्सेस एट्सेट्रा। ठीक, और इसे हम लोग जनरली प्लेन एरियाज़ में ग्रो करते हैं। दीज आर ग्रोन इन प्लेन एरियाज जनरली। ठीक, समझे। अब उसके बाद आता है कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप इज ग्रोन फॉर कमर्शियल स्केल सच एज टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट एंड स्पाइसेस। तो कमर्शियल चीज़ों के लिए हम लोग ग्रो करते हैं ये कैश क्रॉप को। जैसे हो गया टी, रबर, वो हम लोग अपने लिए नहीं बना रहा है, मतलब हम उसे बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए उसे उपजा रहा है, बना रहा है। ठीक, तो वो है उसे हम लोग कैश क्रॉप कहते हैं। एग्जांपल रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोनट और स्पाइसेस, ये सब कैश क्रॉप होते हैं। ठीक, और उसके बाद लिखा हुआ है दीज आर जनरली ग्रोन इन हिली एरियाज और द स्लोप। ये सब जो है कैश क्रॉप वो स्लोप में जनरली उगाए जाते हैं या फिर हिली एरियाज में। ठीक, अब उसके बाद आते हैं सीजन्स पे, ये तो समझ में आ गया। अब सीजन्स पे आते हैं। अब सीज़न के बेसिस पे हम लोग तीन पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 टाइप है उसका। पहला है रबी क्रॉप, दूसरा है खरीफ क्रॉप, तीसरा है जायद क्रॉप। यहाँ पे गलती से कैश लिखा गया, इसे अब कैश को ये ख़त्म करके कैश को मत लिखिएगा, यहाँ पे आप जायद लिखिए, जायद क्रॉप। तो चलिए अब सबके बारे में एक एक बारी बारी जानते हैं। तो सबसे पहला है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप विंटर क्रॉप होता है। विंटर क्रॉप मतलब वो रबी क्रॉप जो होता है वो विंटर के सीज़न में उगता है। ठीक, विंटर का सीज़न रबी क्रॉप के लिए प्रॉपर क्रॉप है। ठीक, रबी क्रॉप जो होता है रिक्वायर करता है क्या, दे रिक्वायर अ ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट। वो एक ड्राई और कोल्ड क्लाइमेट वो सब क्रॉप को चाहिए। ठीक, जो कि विंटर में उगते हैं। और उसके बाद क्या है, रेनफॉल स्पॉइल्स दिस क्रॉप। रेनफॉल जो है क्रॉप को स्पॉइल कर देते हैं। अगर इसलिए कहते हैं ना, ये गांव में सब कहते हैं, सुने होंगे कि बिना मौसम पर ये बरसात हो रहा है, अब हाँ ये तो अब उन सब के क्रॉप्स पे हानि पहुंचेगा। क्यों हानि पहुंचेगा, क्योंकि वो सब रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप को रेनफॉल पसंद ही नहीं है, तो वो जब रेनफॉल आता है ना तो क्रॉप ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब उसके बाद जानते हैं और क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है। तो दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन अक्टूबर टू अप्रैल, मतलब अक्टूबर नवंबर में ये ग्रो किए जाते हैं और मार्च अप्रैल तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक, और उसके बाद है एग्जाम्पल, उसका क्या क्या है। एग्जाम्पल है वीट, मस्टर्ड, बार्ली, कॉटन एट्सेट्रा। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें से कुछ एग्जाम्पल है वीट, मस्टर्ड, बार्ली, कॉटन। अब उसके बाद आता है खरीफ क्रॉप। अब विंटर क्रॉप के बारे में समझ लिए, अब समझते हैं मानसून क्रॉप। रबी क्रॉप को पानी पसंद ही नहीं था, खरीफ क्रॉप को पानी बहुत पसंद है। ठीक, तो खरीफ क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक, खरीफ क्रॉप को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। ठीक ना,
तो खरीफ क्रॉप का टाइम पीरियड क्या है? खरीफ क्रॉप का टाइम पीरियड है जून से अक्टूबर तक। जून जुलाई में इसको हम लोग ग्रो करते हैं और नवंबर अक्टूबर नवंबर में हम लोग इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक। और इसका कुछ एग्जांपल है जैसे राइस, शुगर केन, सोयाबीन, चिकपी एट्सेट्रा, ठीक। और उसके बाद आता है जैद क्रॉप। जैद क्रॉप क्या होता है? जैद क्रॉप होता है समर क्रॉप। अब विंटर देख लिया, मानसून देख लिया, अब समर भी देख लेते हैं, ठीक। अब जैद क्रॉप होता है समर क्रॉप। तो जैद क्रॉप, समर क्रॉप, दे रिक्वायर अ वार्म ड्राई क्लाइमेट। तो जैद क्रॉप को कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म क्लाइमेट चाहिए, ड्राई क्लाइमेट चाहिए, ड्राई वेदर चाहिए, ठीक। इट टेक्स सम मंथ ऑफ रेनी सीजन ऑल्सो। ये वो जो है कुछ महीने रेनी सीजन के भी लेता है जैद क्रॉप, ठीक। मतलब जैद क्रॉप को लगता है कि बारिश से उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। जैद क्रॉप को बारिश से उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि वो बारिश के भी कुछ महीने के अंदर आता है जैद क्रॉप, ठीक। अब उसके बाद उसका ग्रोइंग सीजन क्या क्या है? उसको हम लोग ग्रो करते हैं मार्च अप्रैल में, ठीक। और जून जुलाई तक हम लोग उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या है? पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्क मिलन एट्सेट्रा, ठीक। ये सब उसके एग्जांपल है, समझे। तो हम लोगों ने तीन तरीके से डिवाइड कर दिया, किसके बेसिस पे? सीजन्स के बेसिस पे। पहला रबी क्रॉप, दूसरा खरीफ क्रॉप, तीसरा जैद क्रॉप। रबी क्रॉप, विंटर क्रॉप, खरीफ क्रॉप, मानसून क्रॉप, जैद क्रॉप, समर क्रॉप, ठीक। अब उसके बाद आते हैं एनुअल, बीनियल और प्रीनियल प्लांट्स पे। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों है। अब हम लोग उसको सही उसके पूरे साइकिल लाइफ साइकिल पे उसको डिवाइड करते हैं कि वो अपना लाइफ साइकिल 1 महीना में कंप्लीट करता है, 10 महीना में कंप्लीट करता है, साल भर में कंप्लीट करता है, 10 साल में कंप्लीट करता है। तो इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहला है एनुअल। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि एनुअल में 1 साल वाला हम लोग पढ़ेंगे। जो प्लांट 1 साल के अंदर अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेते हैं तो उस वैसे प्लांट को हम लोग एनुअल प्लांट कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या है? प्लांट हुज लाइफ इज ओनली 1 ईयर, ठीक। होल प्लांट डाइज इन 1 ईयर, अंडरग्रो वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन। तो क्या है? प्लांट जो है, ये प्लांट जो है अपना लाइफ साइकिल 1 ही साल में कंप्लीट कर लेते हैं, उसको एनुअल प्लांट कहते हैं। और 1 ही साल में वो क्या क्या कर लेते हैं? वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है उनका, वो सीड प्रोड्यूस कर देते हैं, वो फूड प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक। तो इसीलिए उनको एनुअल प्लांट कहा जाता है क्योंकि वो 1 महीने में ही अपना पूरा काम कर लेते हैं, ठीक। अब दूसरा आता है नहीं, तो पहले उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या है? पी, कॉर्न, वाटरमेलन एट्सेट्रा। तो पी, कॉर्न, वाटरमेलन एट्सेट्रा एक ही सीज़न में ग्रो हो जाते हैं और एक ही सीज़न में ख़त्म भी हो जाते हैं, ठीक। तो उसके बाद आता है दूसरा बाइनियल प्लांट्स। तो बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं? बाई मतलब 2 साल तक ये प्लांट जो होंगे 2 साल तक उनका लाइफ स्पैन होगा। मतलब 2 साल में अपना साइकिल कंप्लीट करेंगे, लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। 2 साल के अंदर वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे और अपना ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी करेंगे जिसमें से सीड निकलेगा, फ्रूट निकलेगा या और भी बहुत सारा चीज़ निकलेगा, ठीक। तो उसका एग्जांपल क्या क्या है? कैरट, रेडिश, कैबिज एट्सेट्रा, ठीक। ये सब उसके कुछ एग्जांपल है। और उसके बाद आता है प्रीनियल प्लांट्स। तो प्रीनियल प्लांट्स क्या होते हैं? प्रीनियल प्लांट्स जैसे प्रीनियल रिवर होता है वैसे प्रीनियल प्लांट्स होता है। वो प्रीनियल प्लांट्स 2-3 साल से ज़्यादा तक जीते हैं, ठीक। मतलब 2-3 साल से ज़्यादा तक उनका लाइफ स्पैन होता है। तो उनका एग्जांपल तो आप बहुत ये आप देखे ही होंगे जैसे पीपल का पेड़, आम का पेड़। तो ये सब जो है 2-3 साल से ज़्यादा ही जी लेते हैं, समझे। तो प्रीनियल प्लांट का डिफिनीशन क्या है? प्रीनियल प्लांट, प्लांट्स विच लाइफ साइकिल इज मोर देन 2 ईयर। एग्जाम्पल गुआवा, पाइन, लेमन, मैंगो, रोज, टी एट्सेट्रा। ये सब उसके कुछ एग्जाम्पल है। ऑलमोस्ट ऑल सर्व एंड ट्रीज आर प्रीनियल प्लांट्स। लगभग हर सर्व और ट्री जो होते हैं वो प्रीनियल प्लांट्स होते हैं, ठीक। तो ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना था, तभी मैंने आपको बता दिया क्योंकि जान लेंगे तो ठीक रहेगा कि हम लोग क्रॉप को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्रॉप को हम लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड किया और आप लोगों ने जाना कि वो तीनों टाइप क्या क्या है, ठीक। तो चलिए आप क्रॉप के बारे में जान लिया। दूसरा पार्ट क्या था? क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप को हम लोग कैसे प्रोड्यूस करें, चलिए आइए देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन।
तो आते हैं अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर। ठीक, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक, ये हमारा अब टॉपिक है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे इसमें, ठीक ना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, उसके बाद सोइंग पढ़ेंगे और भी लास्ट तक स्टोरेज तक इसी में पढ़ना है। ठीक, तो अब डिफिनीशन देख लेते हैं। वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड आर कलेक्टिवली नोन एज प्रैक्टिसेस विच इंक्लूड। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम लोग उनको कलेक्टिवली प्रैक्टिसेस कहते हैं और इसीलिए हम लोग इसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ, जैसे सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोइंग, फिर एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, फिर इरिगेशन, फिर वीडिंग, फिर हार्वेस्टिंग, फिर स्टोरेज। ठीक, तो सबसे पहला जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहला बात, हम लोग सॉइल को प्रिपेयर ही क्यों करें, हम लोग बस मिट्टी में डाल दें, हम लोग ये सॉइल को प्रिपेयर हम लोग को क्यों करना है, मिट्टी तो ऐसा ही है, मिट्टी ठीक है, मिट्टी हमको देखने में तो अच्छा लग रहा है, तो वैसा नहीं हम लोग को करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सीड को भी ये सांस लेने के लिए कुछ जगह चाहिए, और जो हम लोग ज़मीन में वहाँ पे हम लोग सीड को डालेंगे, तो वो ज़मीन जो होना चाहिए वो थोड़ा सा फर्टाइल लैंड होना चाहिए, उसमें कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म होना चाहिए, कुछ कुछ ऑर्गेनिज़म होना चाहिए जो कि फार्मर के फ्रेंड कह जाते हैं। ठीक, तो वो सब को रहने के लिए भी थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, तो हम लोग उनको स्पेस कैसे देंगे, हम लोग उनको स्पेस देंगे उसको सॉइल को उलट पलट करके। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं व्हाई डू वी प्रिपेयर द सॉइल का नोट्स क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है बिकॉज सीड नीड स्पेस टू टेक ऑक्सीजन एंड वाटर। सीड जो है ऑक्सीजन और वाटर के लिए उसको थोड़ा सा जगह चाहिए, उसको सीड को लेने के लिए। उसके बाद क्या है, नो स्पेस फॉर एयर वाटर और माइक्रोब्स। वहाँ पे जो है ये हम लोग जो नॉर्मली सॉइल देखते हैं वो एकदम हार्ड होता है, उसमें एयर वाटर और माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब को रहने के लिए जगह ही नहीं होते हैं। ठीक, और हार्ड रॉक इज़ नॉट फर्टाइल, हार्ड रॉक फर्टाइल नहीं होता है, समझे ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो और मेन सबसे मेन है कि जो हम लोग सीड डालते हैं तो वो सबसे पहले जो भी चीज़ लेता है ना वो टॉप सॉइल से ही लेता है, तो टॉप सॉइल ही निर्धारित टॉप सॉइल से ही निर्धारित होता है कि हम लोग का प्लांट कैसा ग्रो होगा, वो ग्रो अच्छा होगा कि ग्रो खराब होगा। तो हम लोग सॉइल को प्रिपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए स्पेस डालना है, उसमें थोड़ा सी गैप रखना है कि उसमें एयर रह सके, और जो तो और उसके बाद एक मेन पॉइंट है कि जो ये जैसे ये सॉइल है, ठीक, ये सॉइल है, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट होंगे तो वो तो नीचे दब जाते हैं, तो सीड हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ से तो न्यूट्रिएंट नहीं ले सकता है ना, तो हम लोग इसको जब उलट पलट करेंगे, मतलब ये इसको जो है नीचे डाल देंगे, ब्लैक सॉइल को, ब्लैक जो है कलर का सॉइल जो फर्टाइल नहीं है उसको नीचे कर देंगे, और जो फर्टाइल सॉइल है उसको ऊपर कर देंगे। तो ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो हम लोग का सॉइल जो होगा फर्टाइल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समझे, और हमारा प्लांट हमारा सीड जो है वो अच्छे तरह से न्यूट्रिएंट ले पाएगा। अब उसके बाद क्या है, हम लोग सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें, तो हम लोग सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं प्लोइंग से। तो प्लोइंग क्या होता है, तो आप लोगों ने गांव में तो देखा ही होगा कि प्लोइंग जो होता है एक टूल आता है जिसका नाम है प्लो। ठीक, तो उस टूल को हम लोग क्या कहते हैं, प्लो कहते हैं। तो प्लो कुछ ऐसा दिखता है, अच्छा उतना अच्छा इमेज नहीं है पर फोटो दिखाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, तो ये पूरा पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्लो शाफ्ट। ठीक, और जो लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है ये पार्ट जो होता है ये वुड का नहीं होता, ये मेटल का होता है, और इसे ज़मीन में डीप डिग किया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्लो शेयर। ठीक, अब ये जो स्पेस इतना दिया है तो ये इसलिए दिया है कि यहाँ पे एक या दो बैल जो है वहाँ पे आएगा और बैल जो है इसको खींचेगा, और ये जो है ज़मीन के अंदर प्लो शेयर को किसान गाड़ देते हैं, डाल देते हैं ज़मीन के अंदर। तो जब वो बैल खींचेगा तो वो नीचे वाला जो सॉइल है, नीचे वाला जो मैन्यूर है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक,
तो ये नॉर्मली सब देखे होंगे। अब दूसरा है हो भी एक ट्रेडिशनल टूल है, ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। तो ऐसा दिखता है कुछ हो, और उसके बाद हो से भी हम उल्टा पलटी कर सकते हैं, हो से भी हम प्लोइंग कर सकते हैं, या उससे हम एक और भी चीज़ नाम कहते हैं टर्निंग। प्लोइंग और टर्निंग से हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। टर्निंग मतलब टर्न कर देना, नीचे का सॉइल को ऊपर, ऊपर का सॉइल को नीचे, ऐसे ऊपर नीचे टर्न कर देना। तो हो से भी हम टर्निंग कर सकते हैं। हो से जानवर नहीं करता है कुछ, हो से हम ही को करना पड़ता है, हम लोग को अपना फोर्स लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है ज़मीन में, और उसके बाद किया जाता है, हम लोग करते हैं। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, कल्टीवेटर। अब साइंटिस्ट, अब तो हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, तो हम लोग मॉडर्न ज़माने में कुछ एग्रीकल्चर में भी कुछ मॉडर्न लाए। तो एग्रीकल्चर में क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ, एग्रीकल्चर में हुआ अब हम लोग को ये दोनों से जो मेहनत करना पड़ता था, करवाना पड़ता था, वो नहीं करना होगा। अब कल्टीवेटर आएगा, हमको बस कल्टीवेटर को चलाना है, 2 मिनट में ज़मीन एकदम हो जाएगा अच्छी तरह से प्लो, मतलब एकदम अच्छी तरह से उसकी टर्निंग हो जाएगी, और वो बहुत ही कम टाइम लेता है, और वो ये ट्रेडिशनल टूल सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा से काम करता है। ठीक, तो अब इसका इमेज देख लेते हैं कि और अच्छा से समझ में आया तो देख। तो ये होता है प्लो, इसे हम लोग कहते हैं प्लो, और उसके बाद है यहाँ पे हो, और उसके बाद है यहाँ पे कल्टीवेटर। इसे तो सबने देखा होगा, इसे भी सबने देखा होगा। और कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे फिट किया जाता है। अब सब किसान जो है कल्टीवेटर का ही ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक, तो अब प्लोइंग हो गई है, तो अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, अब सोइंग पे आता है। ठीक, तो अब आते हैं सोइंग पे, अपना स्टेप 2 पे। तो हम लोग ज़मीन तो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ली, सॉइल को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिए, तो हम लोग उसमें सीड शो करेंगे। सीड क्यों शो करेंगे, क्योंकि सीढ़ी से तो प्लांट निकलता है, अगर सीढ़ी शो नहीं करेंगे तो प्लांट कहाँ से निकलेगा। बहुत ही छोटा बात है कि हम लोग को सीड को डालना होगा, तभी तो प्लांट आएंगे। बिना सीड के तो अभी तक प्लांट उगते नहीं है। तो उसके बाद हम लोग को सोइंग करना होगा, तो सीड चाहिए है, तो सीड हमारे पास है, पर हम लोग सब सीड को तो नहीं डाल सकते हैं ना एक ही बार, एक ही, जैसे ये सॉइल है, तो हम लोग हमारे पास 100 सीड है, तो हम लोग 100 सीड को बारी बारी से, मतलब एक ही बार में हाथ से बिग करके नहीं डाल सकते हैं ना, क्योंकि 100 सीड में से अगर 50 सीड खराब हो गए तब तो प्रॉब्लम हो गया, 50 सीड हमें कुछ देंगे ही नहीं, तो उससे अच्छा हम 50 सीड को ही डालें। तो हमको कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा हमको कि ये एक मेथड से, जो कि हम लोग बहुत ही पुराने टाइम से यूज करते आ रहा है, जिसमें हमको एक बीकर लेना रहता है। ऐसे बीकर लेंगे हम लोग, उसमें हम लोग डालेंगे वाटर, यहाँ तक ब्लू कलर से वाटर है, और उसके बाद उसमें हम लोग सीड डालेंगे। तो जो सीड नीचे आ गया ना, मतलब वो सीड अच्छा होगा, वो सीड में अंदर है सब चीज़। और जो सीड ऊपर आ गया, वो सीड ऊपर क्यों आता है, क्योंकि वो हल्का हो जाता है, और हल्का हो जाता है, क्यों हल्का हो जाता है, और कुछ नीचे क्यों है, हल्का इसलिए हो जाता है क्योंकि सीड के अंदर कुछ है ही नहीं, वो उसमें बस सीड कोट ही है, अंदर कुछ भी नहीं है, तो उससे प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, सीड विच सिंक्स are good quality seed because they are heavy, and seed which float are not heavy because they are hollow from inside and only have seed coat। ठीक, तो हम लोग सीड को भी पहचान लिए कि अच्छा सीड है कि कोई ख़राब चीज़ है। ख़राब सीड, अच्छा सीड को अब हम लोग पहचानना सीख गया है। अब हम लोग ख़राब सीड, अच्छा सीड को सेपरेट करते हैं, और उसके बाद हम लोग लैंड में डालते हैं। तो लैंड में डालने के भी बहुत सारे मेथड है। तो पहला मेथड है ब्रॉडकास्टिंग। ये मेथड में हम लोग को क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हाथ से ही ज़मीन में छिड़क देते हैं। तो जैसे यहाँ पे है लैंड मेरा, ठीक, ये मेरा लैंड है, तो यहाँ पे हम लोग सीड छिड़क रहा है, तो यहाँ पे हाथ से सीड छिड़क दिए, तो सब सीड ऐसे ऐसे करके एक ही जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे कोई इंसान है, वो सीड छिड़क रहा है, तो सब सीड पास पास में आ जाएगा, सब सीड गैप मेंटेन नहीं कर पाएगा, और सीड जो है वो एक ही बार में ज़मीन के नीचे तो नहीं चला जाएगा, ज़मीन के ऊपर ही रहेगा सब सीड ना। तो इससे हम लोग को दो खराबी है। पहला खराबी क्या,
पहला खराबी ये कि हम लोग को न्यूट्रिएंट हमारे सीड को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सॉइल तो है अच्छा, मेरे पास फर्टाइल सॉइल है, तब भी हम लोग को सीड में न्यूट्रिएंट, ये सीड तक न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे शुरू होती है फाइटिंग। अब यहाँ पे लड़ाई चालू होगी। कैसी लड़ाई? सीड की लड़ाई। हम तो नहीं देखे है, कुछ देखता कोई नहीं है, पर वहाँ पे न्यूट्रिएंट के लिए अब लड़ाई होता है। तो अब जब सीड ऐसे ऐसे एक ही जगह पे है, हजारों सीड, तो अब न्यूट्रिएंट तो सबको चाहिए, सबको जीना है। तो ये सीड भी ये सीड कहेगा हम ज़्यादा लेंगे, ये सीड कहेगा हम ज़्यादा लेंगे, तो सब कहेगा हम ज़्यादा लेंगे, हम ज़्यादा लेंगे, और स्पेस ही नहीं है उतना। और जो हमारे पास है जो हमारे पास जितना है, हम तो उसको और बढ़ा नहीं रहे हैं। अभी हम लोग उसको और बढ़ा नहीं रहे हैं। जो लैंड फर्टाइल है, तो ये सब जो सीड है, तो ये सब सीड अपने आप में लड़ाई करने लगेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना कि यहाँ पर से आधा सीड तो ऐसे ही खल्लास हो जाएगा। क्यों खल्लास हो जाएगा? क्योंकि वो जो है ये न्यूट्रिएंट वो नहीं ले पाएगा, आधा सीड ले लेगा उससे पहले न्यूट्रिएंट। तो ऐसे कि ये थोड़ा सा खराब मेथड है, ठीक। और उसका दूसरा ये बुराई क्या है, मतलब दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, बुराई नहीं, कि जो सीड है वो ये सॉइल है, तो यहाँ पे ऊपर सीड है ना इसके, तो वो सॉइल के लेयर से तो ढका नहीं हुआ है, वो तो सीड ऊपर है सॉइल से, तो यहाँ से बर्ड आएगी, इसे खा के चली जाएगी। तो यहाँ से तो ये जो सीड 50% बचा था उसको भी खा जा रही है, तो इससे तो मेरा एक भी प्लांट नहीं ग्रो हो पाएगा। तो अब दिमाग लगाने के लिए क्यों हम सब इतना पढ़ाई किया है, कुछ दिमाग उमाग लगाए हम लोग भी, तो हम लोग ये मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं। अब सीड ड्रिल, से क्या होता है? सीड ड्रिल से क्या होता है, वो सीड जो होता है वो डायरेक्ट सॉइल के अंदर चला जाता है, ठीक। अब सीड ड्रिल में ऐसा नहीं होता है कि सॉइल जो है, ये जो सीड है वो पहले एक सीड यहाँ है, दूसरा सीड यहाँ है, ऐसे नहीं होता है। सीड ड्रिल में कैसे होता है? एक सीड यहाँ है तो एक सीड यहाँ है, एक दूसरा सीड यहाँ है तो तीसरा सीड यहाँ, फिर डॉट 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 आगे बहुत सारे सीड है, ठीक। तो वहाँ पे इन दोनों के बीच पे इक्वल डिस्टेंस मेंटेन होता है। जैसे यहाँ पे अगर 5 मीटर का है, तो यहाँ भी 5 मीटर का गैप होगा। सीड ड्रिल एकदम अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन करती है कि यहाँ पर लड़ाई नहीं हो, झगड़ा नहीं हो। किसका झगड़ा नहीं हो? ये न्यूट्रिएंट का, ठीक। तो अब आगे देखते हैं। तीसरा है यूजिंग ट्रेडिशनल टूल। अब हम ट्रेडिशनल टूल यूज करके क्या कर सकते हैं? ट्रेडिशनल टूल मतलब आप लोगों ने मुझे पता है, नहीं पता है कि आप लोगों ने देखा है कि नहीं, कि जो बैल होता है तो उसके पीछे एक टूल लगा दिया जाता है, ठीक है। फनल शेप का टूल लगाया जाता है, और उस टूल को जो है ज़मीन के डीप नीचे थोड़ा सा डिग कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर से जो आदमी है वहाँ पे सीड डालता है, एक एक करके सीड डालता है, और जब वो ये बैल आगे आगे जाता है तो क्या होता है, सीड जो है ये इंसान एक एक करके डालता है, तो सीड जो है ज़मीन के अंदर तक चला जाएगा, ठीक। तो इससे बर्ड सब आ नहीं सकती है, पर इसमें इक्वल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा। अगर कोई है जो अच्छा से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है, पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। तो अब तो सब आलसी हो गए, इसलिए अब ये सब काम कौन करता है? अब ट्रैक्टर आ गया, अब ट्रैक्टर चलाएंगे के बार में हो गया सब। जो काम हम 10 घंटा में करूँगा, हम 2 मिनट में काहे नहीं कर ले? तो ये सब अब 2 मिनट वाला काम होता है। अब दूसरा आता है ट्रांसप्लांटिंग। तो इसके बारे में तो लगभग बहुत बच्चों ने नहीं सुना होगा, कि जो सीड है उसको हम लोग पहले नर्सरी में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? नर्सरी में ले जाते। तो नर्सरी में ले जाने से क्या होगा? सीड अपने आप थोड़ी ना ग्रो हो जाएगा। तो नर्सरी में हम लोग सॉइल में उसको डालते हैं सीड को, और उसके बाद उस नर्सरी में तो अच्छी से अच्छा तरह का कंडीशन मेंटेन होता है, तो सॉइल से प्लांट निकल जाता है। और जब बेबी प्लांट रहता है तो उसे ये फार्मर सब कहाँ ले जाते हैं? अपने ज़मीन पे जाते हैं, लगा देते हैं, ठीक। तो वो क्रॉप अच्छा से ग्रो होता है, वैसे प्लांट वैसे अच्छा से ग्रो होता है, ठीक। तो हम लोगों ने सोइंग में क्या क्या मेथड पढ़ा? पहला ब्रॉडकास्टिंग, फिर सीड ड्रिल, फिर यूजिंग ट्रेडिशनल टूल, और फिर ट्रांसप्लांटिंग, ठीक। तो उसके बाद आता है एडिशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र।
तीसरा यही ना स्टेप है कि मेरा सॉइल मान लो फर्टाइल नहीं है, ठीक है, मेरे सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसमें मैन्यूर डालेंगे या फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो मैन्यूर और फर्टिलाइज़र वहाँ पे दवाई की तरह काम करती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैन्यूर, ये मैन्यूर क्या है। तो इसका आंसर है मैन्यूर इज़ द ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज। प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से फॉर्म होता है मैन्यूर, ठीक। तो उसे कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है, एक हम लोग पिट लेते हैं, उस पिट में हम लोग प्लांट का वेस्ट डालते हैं और एनिमल का वेस्ट डालते हैं और हम लोग किचन के कुछ वेस्ट डालते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो उसमें जो होता है ये वो उसको हम लोग ऊपर से ढक देंगे और 2-3 महीना बाद देखेंगे तो वो मैन्यूर में बदल जाएगा। पर ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो इस टाइम को कम करने के लिए हमारे फ्रेंड आते हैं, फार्मर के फ्रेंड आते हैं। फार्मर के फ्रेंड कौन है, रेड वॉर्म। तो रेड वॉर्म को जब इसमें डालेंगे तो वो 10 दिन महीना दिन में ही पूरे वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या बना देगा, मैन्योर बना देगा। तो वो टाइम जो है वो हम लोग को बहुत हद तक अब कम हुआ है हमारा टाइम, ठीक। तो हमें अब उतना टाइम उसमें नहीं देना होगा। और इसका एक और फ़ायदा है, और इसका एक और क्या फ़ायदा है कि जो हमारा अर्थवॉर्म, ये जो रेड वार्म जब डालते हैं हम लोग, तो जो रेड वार्म से जो मैन्यूर निकलता है उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मैन्यूर, ठीक। तो मैन्यूर का आप कुछ खासियत देख लेते हैं। पहला खासियत है मैन्यूर ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्यूर ह्यूमस डाल देता है सॉइल में। तो ह्यूमस तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये बहुत ही अच्छा होता है सॉइल के लिए। ह्यूमस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं ना, तो ह्यूमस डाल देता है सॉइल में। उसके बाद क्या है, मैन्यूर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल का टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, तो सॉइल दिखने में भी अब अच्छा लगता है अगर आप उसमें मैन्यूर डालते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या है, इट इन्हेंसेस द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को वो इंक्रीज कर देता है, ठीक। और उसके बाद सप्लाइज ऑल प्राइमरी न्यूट्रिएंट, लगभग हर प्राइमरी न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है प्लांट को, ठीक, समझे। उसके बाद है इन्हेंसेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को भी इन्हेंस कर देता है कि जो सॉइल है इतना सॉइल है तो वो 10 लीटर पानी को ही होल्ड कर देता है। अगर उसमें मैन्यूर ऐड करते गए तो वो 15 लीटर पानी तक को होल्ड अप कर सकता है, ठीक। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अब उसका ज़्यादा हो गया। तो तीसरा, अब उसके बाद आता है डिसएडवांटेज। तो मैन्यूर का बस ओनली वन डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है, वो डिसएडवांटेज है तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज प्लांट के लिए। क्या डिसएडवांटेज है, ये सब न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड करता है, पर जो और भी कुछ न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी है, वो न्यूट्रिएंट वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो जिसके कारण प्लांट का उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए भी साइंटिस्ट ने कुछ उपाय निकाले। तो अब देखते हैं वो उपाय क्या है। वो उपाय है हमारा फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी यूजिंग केमिकल। हम लोग इसे केमिकल में प्रोड्यूस करते हैं, लेबोरेटरी ये केमिकल के थ्रू प्रोसेस करते हैं लेबोरेटरी में, ठीक। और वो जो है फर्टिलाइज़र वो कुछ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ही रिच होते हैं। जैसे मैन्यूर जो होता है वो 8-10 न्यूट्रिएंट दे देता है, वो 8-10 न्यूट्रिएंट दे देता है ना, पर फर्टिलाइज़र 8-10 न्यूट्रिएंट नहीं देता है। उसमें जो सब केमिकल एडेड है, जैसे वो 5 ही न्यूट्रिएंट देगा तो वो 5 ही न्यूट्रिएंट देता है, छठा न्यूट्रिएंट वो नहीं देगा, ठीक। तो जो जैसे मेरे सॉइल में अगर नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटासियम की कमी है, तो हम उसमें NPK डाल सकते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम, ठीक। और उसके बाद हम लोग यूरिया भी डाल सकते हैं, पोटैश डाल सकते हैं, फिर सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं। ये सब कुछ नाम है फर्टिलाइज़र के। तो ये फर्टिलाइज़र जो होते हैं प्लांट के ग्रोथ को बढ़ा देते हैं ज़्यादा। तो अगर आप एक बीकर ले, ये एक बीकर 1 है, ये एक बीकर 2 है और ये एक बीकर 3 है। एक में नॉर्मल सॉइल है, ठीक, दूसरा में मैन्यूर डाला हुआ है, मैन्यूर एडेड है, तीसरा में फर्टिलाइज़र एडेड है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसका होगा, तो वो होगा फर्टिलाइज़र का। ये फर्टिलाइज़र बीकर 3 में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होता है वो प्लांट की ये
क्या करते हैं, ग्रोथ को रैपिडली फास्ट कर देता है, ठीक। और मैन्यूर में भी ग्रोथ होगा, अगर फर्टिलाइज़र में इतना ग्रो हुआ है तो मैन्यूर में इतना ही ग्रो होगा, ठीक। और इसमें तो बहुत कम ही ग्रो होगा क्योंकि इसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट है, ठीक। अब इसका डिसएडवांटेज तो बहुत है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल का फर्टिलिटी को ख़राब कर देता है, ये तो बहुत ख़राब बात है। अब सॉइल ज़्यादा दिन तक फर्टाइल नहीं रहेगा, मतलब अब वो ये उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गिरा देगा, उसका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसको किल कर देता है, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल कर देता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म तो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, तो उन्हीं को किल कर देता है, तो उससे हमें बहुत नुकसान होता है, हमारे क्रॉप में हमें बहुत नुकसान देखना पड़ता है, ठीक। हम उसके बाद है काउजेज वाटर पोल्यूशन। अब फर्टिलाइज़र हम ज़मीन में डाल रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन काहे होगा, हमको बुर्बक बना रहे हो क्या, तो नहीं, बुर्बक नहीं बना रहा है। फर्टिलाइज़र क्या करता है, फर्टिलाइज़र जो है ना वो वॉश अवे हो जाता है, फर्टिलाइज़र जल्दी ही वॉश अवे हो जाता है। जैसे ये ज़मीन है, यहाँ पे अगर बारिश हुई, ठीक, बारिश हुई ना, तो फर्टिलाइज़र वॉश अवे हो जाएगा, यहाँ से फर्टिलाइज़र चला जाएगा, ठीक। फर्टिलाइज़र सब ज़मीन में से निकल जाएगा और कहाँ जाकर रुकेगा, सी में या रिवर में जाकर के रुकेगा, ठीक। अब रिवर में जाकर के रुकेगा तो क्या होगा, तो ये रिवर है, तो इसमें आ गया ऊपर से फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र में तो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे एल्गी उगने लग गया, क्या उगने लग गया, एल्गी। तो एल्गी उगने लग गया तो क्या होगा, पहला तो हम लोग को जो वाटर मिलता है वो इम्प्योर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा खराबी जो है, वहाँ के जो है एनिमल मरने लगेंगे, क्योंकि एल्गी पूरा रिवर को कवर कर लेगा। तो वहाँ के जो नीचे रहने ये जो नदी में रहते हैं फिशेस, तो उन सब को तो हानि होगा, उन सब को तो सनलाइट मिलेगा ही नहीं, ये ऑक्सीजन का तो एक्सचेंज ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है, तो इससे वो सब मर जाएंगे। तो हम लोग को उनको मारना नहीं है, तो हम लोग को फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना होगा। और एक और प्रॉब्लम जो है वो टेक्सचर को घटा देता है, ठीक। तो वो टेक्सचर को भी घटा देता है। तो अगर कोई किसान ये अपने सॉइल के बारे में सोच रहा है तो वो ज़रूर मैन्यूर यूज़ करेगा। और वो किसान अपने प्रोडक्ट मतलब क्रॉप के बारे में ही सिर्फ सोच रहा है, सॉइल के बारे में सोच नहीं रहा है, तो वो तो फर्टिलाइज़र ही यूज करेगा। तो दुनिया में सिर्फ दो ही मेथड है, नहीं, कुछ अल्टरनेट मेथड भी है। पहला तो है फील्ड फॉलोइंग। फील्ड फॉलोइंग मतलब क्या, फील्ड ले हम लोग उसमें कुछ ग्रो नहीं करें, फील्ड को हम लोग फैलो ये छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दे। तो फील्ड फॉलोइंग से हम लोग को खासियत क्या होगा और ये फ़ायदा क्या होगा, कि फील्ड फॉलोइंग में हम लोग को ये फ़ायदा होगा कि जब फील्ड में कोई भी ये प्लांट नहीं होंगे, तो वो जो फील्ड है, जो सॉइल है, वो अपना न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश करेगा, ठीक। मतलब अपना न्यूट्रिएंट को फिर से लाएगा, जो वो खो दिया था वो धीरे धीरे आने लग गया। तो हम लोग इसे एक या एक से ज़्यादा सीजन के लिए भी कर सकते हैं कि सॉइल का ये फर्टिलिटी फिर से वापस आ जाए, ठीक ना। तो इसका डिफिनीशन क्या है, फील्ड फॉलोइंग, लिविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर देन वन सीजन इज कॉल्ड लैंड फॉलोइंग, ठीक। उसके बाद क्या है, क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है क्रॉप को रोटेट कर देना है, क्रॉप को हम लोग को घुमाना नहीं है, क्रॉप रोटेशन मतलब होता है। तो पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं इसका, चलिए। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया अक्रॉस अ सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग सीजन। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये एक प्रैक्टिस है क्रॉप को ग्रो करने का, जिसमें एक साइकिल की तरह हम लोग को क्रॉप को ग्रो करना पड़ता है, जो सीक्वेंस में ग्रो करना पड़ता है। कि जैसे हम लोग पहले उगाए कुछ वीट उगाए मान ली, तो उसके बाद हम लोग पटैटो उगाए, फिर उसके बाद हम लोग लेग्यूम उगाए, फिर उसके बाद हम लोग कोई दूसरा प्लांट उगाए, एक्स मान लीजिए, कोई दूसरा प्लांट उगाए, ठीक। तो वो जो प्लांट उगाए हम, तो ये जो रिप्लेनिश किया था न्यूट्रिएंट, नहीं मतलब ये जो न्यूट्रिएंट ख़त्म कर दिया था, और ये जो न्यूट्रिएंट ख़त्म कर दिया था, तो उसको लेग्यूम फिर से वापस लिया गया। लेग्यूम में नाइट्रोजन बढ़ा देता है, लेग्यूम लगाते हैं हम लोग ये अपने फार्म में, तो वो नाइट्रोजन का सप्लाई बढ़ा देगा और फिर ये भी कुछ बढ़ाएगा। तो जो ये सब पहले घटाएगा फिर बढ़ाएगा, तो घटेगा बढ़ेगा, तो ऐसे बैलेंस हो जाएगा, ठीक। अब बैलेंस हो जाए तो अब उसके बाद में कुछ और एग्जांपल देखते हैं, चलिए।
उसके बाद एडिशनल क्रॉप रोटेशन कैन इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक मैटर। तो बताया जैसे मैंने कि वो जो सॉइल का स्ट्रक्चर भी अच्छा कर देता है, मतलब सॉइल अब दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक, अब सॉइल पहले से खूबसूरत ज़्यादा दिखेगा, ठीक ना, और उसकी फर्टिलिटी रेट को भी इंक्रीज कर देता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, हम लोग पहले कॉर्न लगाए, पहले क्या लगाए, कॉर्न लगाए, पहले हम लोग लगाए कॉर्न और उसके बाद हम लोग लगाए बीन। ठीक, तो ये हम लोग पहले कॉर्न लगाएंगे फिर बीन लगाएंगे, तो जो न्यूट्रिएंट ख़त्म कर दिया कॉर्न ने वो बीन फिर से ले आएगा, और जो न्यूट्रिएंट बीन ने ख़त्म किया कॉर्न ले आएगा। तो ऐसे करके बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो अब उसके बाद देखते हैं तीसरा मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, एक ही हमारे पास तो ज़मीन एक ही है, तो हम उसको ज़मीन को मिक्स कर दे, क्रॉप को मिक्स कर दे। हाँ, यहाँ पे हम लोग को क्रॉप को मिक्स करना है, ज़मीन को वहीं रखना है। यहाँ पे ये लैंड है हमारा, तो हम लोग इसमें क्रॉप को मिक्स करके उगाए। जैसे हम लोग कॉटन के साथ ग्राउंडनट उगाए, ठीक, या सीरियल्स लेग्यूम्स उगाए। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो ऐसे तो मिक्स क्रॉपिंग का डिफिनीशन क्या है, planting two or more crops simultaneously on a same piece of land is called mixed cropping. Example cotton, groundnut, cereals and legumes. ठीक है, सब समझ में आ रहा है। ठीक, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब देखते हैं चौथा स्टेप, वो क्या है, इरिगेशन। नहीं, ये तीसरा स्टेप है, तीसरा नहीं, चौथा ये इरिगेशन है। तो इरिगेशन क्या होता है, अब हम लोग प्लांट को आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई करते हैं। ठीक, हम लोग प्लांट को तो वाटर चाहिए ही चाहिए, और प्लांट का जो बॉडी होता है वो 90% वाटर से बना हुआ होता है। तो उसका वाटर को फुल करने के लिए हम लोग को उसको जितना वाटर चाहिए उसका नीड को फुलफिल करने के लिए हम लोग को तो उसको वाटर देना होगा। तो हम लोग उसको वाटर कैसे देंगे, तो इरिगेशन उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। पहला है सरफेस इरिगेशन, हम लोग ज़मीन पे ही पानी डाल देते हैं। जैसे जैसे ये हर जगह होता है कि यहाँ पे ये लैंड है, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर से ट्यूबवेल खोल दिए और यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा कर दिए कि आगे पानी जाते जाए। ठीक, तो इससे क्या होगा, इससे धीरे धीरे यहाँ पे पहले पानी आया, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे करके पूरे खेत में पानी चल जाएगा, पूरे फील्ड में पानी चल जाएगा। तो इसमें जो है ना बहुत सारा पानी वेस्ट भी हो जाता है। ठीक, तो अगर हम ये काम को हम लोग कर रहे हैं दोपहर में, तो बहुत सारा पानी इवेपोरेट भी हो जाएगा, समझे। तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो पानी तो ख़त्म हो गया, वो पानी तो प्लांट नहीं ले पा रहा है। तो इसके कारण प्लांट का बहुत सारा हम जो पानी दे रहे हैं वो वेस्ट हो जा रहा है। ठीक, तो वो वेस्ट को कम करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है ड्रिप इरिगेशन। एक रत्ती भी एक रत्ती भी पानी का वेस्टेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, एक एक बूंद गिरता है पाइप से। जैसे ये पाइप है, तो इसके पाइप में नीचे कुछ छेद होते हैं, जिससे जो आप नल खोलिएगा तो ये पाइप से धीरे धीरे एक एक बूंद गिरेगा। कहाँ गिरेगा, डायरेक्ट सॉइल में गिरेगा, एकदम सॉइल से एकदम कनेक्टेड होता है कि एक एक बूंद सॉइल में गिरेगा कि धीरे धीरे प्लांट में पानी जाएगा। ठीक, तो इसमें पानी का जीरो वेस्टेज होता है, वेस्टेज नहीं होता है, और इससे जल्दी इवेपोरेट भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पानी एकदम नीचे चला जाएगा, एकदम जल्दी ही नीचे चला जाता है सॉइल में। ठीक, तो उसके बाद है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन एक टूल आता है, इरिगेशन स्प्रिंकलर, उससे होता है। तो वो उसमें क्या होता है, एक मेन पाइप होता है, उससे दूसरे पाइप कनेक्टेड होते हैं, और उसमें नोजल होते हैं, उसके ऊपर नोजल होते हैं जो कि घूमते हैं। कब घूमते हैं, ये जब पानी का प्रेशर होता है तब, जब हम लोग नल खोलते हैं तब घूमते हैं, समझे। तो जैसे ये मेन पाइप है, तो इससे पाइप कनेक्टेड है, यहाँ पे है पाइप, यहाँ पे है पाइप। ठीक, तो इसके ऊपर नोजल है, तो हम लोग जब यहाँ पे खोल दिए, पानी का टैप खोल दिए, तो यहाँ से पानी आएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो जब पानी ऊपर आएगा ना, तो आपको लगेगा कि बरसात हो रहा है, ऐसे ऐसे पानी जाएगा ऊपर, ऐसे ऐसे एकदम बरसात के पानी जैसा आपको ऊपर जाएगा पानी। ठीक, तो इसका इमेज दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक, देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ये एग्जाम्पल है, ये मतलब इमेज है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे क्या है,
मेन पाइप, ये इमेज में मेन पाइप से कनेक्टेड है और पानी जो होता है ऐसे बाहर आ रहा है, लग रहा है कि बारिश हो रहा है, ऐसे पानी आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन में। ठीक, तो अब इरिगेशन पूरा ख़त्म हो गया है। इरिगेशन में हम लोग बहुत पढ़ लिए, सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब उसके बाद आता है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? पहले तो वीड क्या होता है? वीड, द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप नेचुरली आर कॉल्ड वीड। तो वीड वैसा प्लांट होता है जो हम लोग नहीं चाहते और वो हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है, क्रॉप का न्यूट्रिएंट ले लेता है। ठीक ना, वीड टेक्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट। ठीक, तो अब हम वीड तो हमारे लिए ख़राब है, अब जो हमारे लिए ख़राब है उसको तो हम रखेंगे नहीं, मार के काट के हटा देंगे। तो हम लोग वीड के साथ भी वैसे ही करते हैं, तो उसको रिमूव करते हैं। तो मेथड्स क्या क्या है रिमूव करने के? पहले तो हम हाथ से हटा दें, ठीक, हाथ से खींच के हटा दें। फिर हम वीडीसाइड डाल दें। वीडीसाइड जो भी चीज़ में लग गया ना, मतलब वहाँ पे मौत वाली चीज़ से कुछ वर्ड रिलेट होगा पक्का, क्योंकि साइड मतलब होता है, ये साइड मतलब होता है मर जाना, ये मार देना। ठीक, तो उसके बाद हम लोग केमिकल डालते हैं, ये केमिकल डालते हैं फील्ड में अपने, जो भी वीडिसाइड होंगे वो, ये जो भी वीड होंगे वो अपने आप मर जाएंगे वो केमिकल के कारण। ठीक, पर वीडिसाइड पर आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा तो प्लांट ये मर जाता है वीड्स, तो वीड्स मर जाता है वो प्लांट्स के लिए भी तो हार्मफुल होगा और हम लोग के लिए भी हार्मफुल होगा, क्योंकि हम लोग तो उसे हाथ से ये हाथ से उसे छीट रहा है ये वीडिसाइड को। तो इसीलिए हम लोग को ग्लव्स पहनना चाहिए, फिर हमें वीडिसाइड को इधर ये छिड़कना चाहिए। ठीक, उसके बाद प्लोइंग। तो प्लोइंग तो सबसे पहला स्टेप था। तो प्लोइंग में जब हम प्लो करते हैं ना, तो उसी टाइम हम लोग को हटा देना चाहिए। तो मतलब हम जब प्लो करते हैं तब उसी टाइम हट जाता है, क्योंकि ज़मीन के डीप अंदर डिग हो जाता है ना प्लो, तो उसके कारण वो जो होता है हमारा, ये क्या कहते हैं, अनवांटेड प्लांट, वो अपने आप हट जाता है। ठीक, और उसके बाद है एनिमल ग्रेजिंग। तो एनिमल जब ग्रेज होते हैं ना, तो वो कोई एनिमल जो है वीड को खा लेते हैं। ठीक, वीड को खा लेते हैं, या वीड के ऊपर पैर से ये पैर चल गया, या वीड को उखाड़ देते हैं, ये कभी गलती से या कभी कभी ये उखड़ जाता है वीड अपने आप। ठीक, एनिमल ग्रेजिंग के चलते। ठीक, और उसके बाद एक मेन पॉइंट है कि वीड जो होता है, ये कि जो वीड है उसको हम लोग फ्लावरिंग स्टेज से पहले मार के काट के हटा देना चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज से पहले की बात क्यों नहीं, क्योंकि जब वो फ्लावर दे देगा और हम अगर उसको काटे तो उसका जो सीड होगा वो हमारे सामने गिर जाएगा, इधर उधर सीड गिर जाएगा ना, तो उससे क्या होगा कि जहाँ भी सीड गिरा है वहाँ पे फिर आ जाएगा। तो हम लोग वो जहाँ भी सीड गिरा है उसके आसपास के एरिया को, तो उसको क्लीन कर देना होगा पहले। ठीक, नहीं तो वहाँ भी वीड उग जाएंगे। ठीक, अब वीडिसाइड हो गया, अब थोड़ा पेस्टिसाइड के बारे में। वीड हो गया, अब पेस्ट के बारे में बात करते हैं। अब पेस्ट मतलब टूथपेस्ट नहीं, यहाँ पे पेस्ट मतलब दूसरा चीज़ है। सम इंसेक्ट लाइक कैटरपिलर, ये लक्टस, ये तो एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं वो हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो प्लांट पे स्टिक होते हैं और प्लांट को खा जाते हैं। तो कुछ नेचर ने हमें यूज़फुल एनिमल भी दिया, जैसे लेडी बग, हनी बी, वो सब पेस्ट को किल कर देते हैं, और वो सब जो हार्मफुल इंसेक्ट है उसी को हम लोग पेस्ट कहते हैं, और वो सब उस पेस्ट को किल कर देता है, तो जिससे हम लोग का फ़ायदा होता है। ठीक, तो हम लोग अगर हमारे पास ज़्यादा ये तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेस्ट हो गया है ये हमारे क्रॉप में, तो हम लोग पेस्टिसाइड छिड़कते हैं जिससे पेस्ट मर जाते हैं। ठीक ना, तो अब उसके बाद आता है, सब चीज़ तो हो गया, अब प्लांट पूरा उग गया है, मतलब प्लांट पूरा अच्छी तरह से ग्रो हो गया। अब आते हैं बात हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द क्रॉप आफ्टर दे मैच्योर टू सेपरेट यूजफुल प्रोडक्ट सच एज ग्रेन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ये तो समझ ही गए कि हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग क्रॉप को निकाल लेते हैं, अब ज़मीन से उसको अलविदा कह देते हैं, ज़मीन को, क्रॉप उसको अलविदा ज़मीन को कह देता है और आपके साथ आ जाता है, और आप उसको बेचते हैं या खुद के यूज के लिए काम करते हैं, ये आप पे निर्भर है। तो उसके बाद क्या है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन इंक्लूड 2 स्टेप। तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन में दो स्टेप इंक्लूडेड होते हैं। पहला है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है,
ये ग्रेन सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो ग्रेन और वो जो हम लोग हार्वेस्ट किए होंगे तो उसमें कुछ सीड भी होंगे और ग्रेन भी होंगे, तो हमको सीड का काम नहीं है, तो हम सीड को हटाना होगा। तो अगर हमारे पास ये हज़ारों की नंबर में प्लांट है तो हम लोग तो डायरेक्ट हटा नहीं सकते, तो हम लोग उसके लिए मैनुअली हटा नहीं सकते, तो हम लोग उसके लिए एक मशीन यूज करते हैं जिसको कहते हैं थ्रेसर। क्या कहते हैं? थ्रेसर एक मशीन है, उसे वो अपने आप कर देता है, ठीक। और उसके बाद क्या है? विनोइंग। तो विनोइंग जो होता है वो क्या विनोइंग में हम लोग क्या करते हैं? ये सैक को या हस्क को ये सेपरेट करते हैं। जैसे जो आप लोगों ने देखा होगा, ये कैसे बताओ, चलिए इमेज ही दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक औरत जो है वो क्या कर रही है, ये विनोइंग के प्रोसेस को कर रही है। वो विंड के हेल्प से हस्क और चैप जो है वो यहाँ से उड़ जा रहा है और नीचे आ रहा है ग्रेन, ठीक। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक। तो विनोइंग हो गया। और एक और बात, हार्वेस्टिंग करने के लिए भी ना हम लोग एक मशीन यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग के पास 1000 एकड़ का ज़मीन है तो उसमें तो हम लोग मैनुअली कर नहीं सकते, तो उसमें एक मशीन आता है जिसको हम लोग कहते हैं हार्वेस्टर। क्या कहते हैं उसको? हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब कुछ टूल्स यूज होते हैं, तो अगर हम लोग मैनुअली कर रहे हैं तो हम लोग सिकल एक्स का यूज ले सकते हैं, समझे। सिकल एक्स हो, ये सब कुछ टूल है। वी कैन यूज सिकल एक्स हो फॉर हार्वेस्टिंग और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर के भी मदद से कर सकते हैं। थ्रेसिंग एंड विनोइंग कैन बी डन मैनुअली और बाय यूजिंग थ्रेसर, ठीक। तो ये दोनों काम के लिए हम लोग को 2 अलग अलग टूल चाहिए होंगे। तो अब जो एक ही टूल में काम चलाना चाहते हैं उनके लिए एक मशीन है जिसको कहते हैं कंबाइन। अ मशीन कॉल्ड कंबाइन कैन डू बोथ द वर्क ऑफ थ्रेसर एंड हार्वेस्टर। थ्रेसर और हार्वेस्टर दोनों का काम कर देता है कंबाइन, ठीक। अब सब हो गया। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टोरेज। हमारे पास क्रॉप भी आ गया, हमारे पास सब चीज़ आ गया, ये पूरे ये फाइन रूप में। अब हम उसे बेचेंगे या स्टोर करेंगे या खाएंगे, हम पे निर्भर करता है। तो हम ये अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो अगर हम बेचे भी तो 1-2 दिन में तो बिक नहीं जाएगा, तो वो धीरे धीरे एक्सपायर होना चालू होंगे। तो स्पॉइल के रेट को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके स्टोरेज करेंगे, ठीक। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन आफ्टर हार्वेस्टिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज इट कैन अफेक्ट द यील्ड इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। तो अगर ये प्रॉपरली स्टोर्ड नहीं हो ग्रेन तो वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक। और उसमें पेस्ट्स भी लग सकते हैं, पेस्ट इंसेक्ट होते हैं जो कि ग्रेन को खा जाएंगे, तो आपके लिए और घाटा हो जाएगा आपको। तो आपको क्या करना होगा? स्टोर करना होगा। तो हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं? वी कैन स्टोर इट इन जूट बैग और मेटेलिक बिन। जूट बैग या मेटेलिक बिन में हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो हम लोग सिलो या ग्रैनरीज में स्टोर करेंगे, ठीक। सिलो एंड ग्रैनरीज, ठीक। तो उसके बाद क्या है? कंडीशंस नेसेसरी फॉर स्टोरेज। अब स्टोरेज करने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है? तो स्टोरेज करने के लिए कंडीशंस हमारे पास नेसेसरी है क्या? सबसे पहला कंडीशन है, हम लोग को इंश्योर करना होगा कि मॉइस्चर एक रत्ती भी नहीं हो, चूसा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक। उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे तो वो धीरे धीरे तबाह करना चालू कर देंगे ग्रेन को, ठीक। अब उसके बाद ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन लार्ज स्केल इन सिलोज और ग्रैनरीज, ये तो पता है। बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, तो हम लोग को उस पर इंसेक्टिसाइड डालना होगा, क्योंकि हम लोग इतने बड़े अमाउंट में स्टोर कर रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट भी आएंगे। तो हम लोग अगर उसमें इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर देंगे तो इंसेक्ट अब नहीं आएंगे, तो इससे वो सब खराब होने की संभावना कम होगी। क्या खराब होने की संभावना कम होगी? ग्रेन को खराब होने की संभावना इससे कम होगी। और हम लोग नेचुरल रिपेलेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नीम लीफ या टर्मरिक पाउडर। तो नीम लीफ और टर्मरिक पाउडर जो है वो इंसेक्ट को रिपेल करते हैं, मतलब इंसेक्ट को भगा देते हैं, अपने अंदर इंसेक्ट को आने नहीं देते हैं,
ठीक, तो यही था हमारा आज का चैप्टर में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर शेयर कीजिए कि जो दूसरे पीपल जिनको नोट चाहिए होगा और जिनको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा वो ये वीडियो दे सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।